साथियों, किसी ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। यहां पर केवल ईरान का मकान थोड़ी है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, ईरान के साथ कोई खास मुझे सिंपैथी नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ बोलना हमारी सभ्यता में है, हमारे संस्कार में है, हमारी डिग्निटी में है और हमारी नीतियों में है। अगर अन्याय किसी दुश्मन के साथ भी हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ खड़े रहना हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला किया गया और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया गया, केवल राष्ट्राध्यक्ष को नहीं मारा गया, उनके पूरे खानदान को समाप्त कर दिया गया। कहा जाता है कि उनके बेटी, दामाद और पोतों को भी समाप्त कर दिया गया है, उनकी बहू को समाप्त कर दिया गया है, बस उनके बेटे बचे हुए हैं। इस प्रकार से जो हालात उत्पन्न कर रहा है अमेरिका दुनिया में केवल चौधराहट के लिए, केवल इस बात के लिए कि अगर कोई बात नहीं मानता उसकी, अगर कोई उसके हिसाब से नहीं चलता, तो या तो वह उन देशों में तख्ता पलट कर देता है या फिर वहां के राष्ट्राध्यक्षों को समाप्त कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि जंगल में आग लगती है तो सभी घर जलते हैं, जंगल में आग लगती है तो सभी पेड़ जलते हैं, जंगल में आग लगती है तो छोटे पेड़, बड़े पेड़ सब उसकी जद में आते हैं, लेकिन वे बांस भी भस्म हो जाते हैं जिनकी रगड़ से जंगल में आग पकड़ती है। आपका भी समय आएगा और एक वक्त ऐसा होगा कि दुनिया में कोई भी देश आपके साथ भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब इस प्रकार के अन्यायपूर्ण हमले होते हैं तो दुनिया के अन्य ताकतवर देश आखिर खामोश क्यों हो जाते हैं? कहीं ये खामोशी किस वजह से है? उनको अपने अस्तित्व का खतरा है? क्या आज भी अमेरिका की तोड़ में कोई भी देश उसका सामना करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या आज भी पूरी दुनिया का नक्शा केवल अमेरिका तय करेगा? आज भी क्या दुनिया की नीतियां केवल अमेरिका तय करेगा? आखिर ये यूएनओ केवल अमेरिका का पिछलग्गू है? फिर ऐसे किसी अन्य न्यूट्रल संगठन को बनाने का जोखिम कोई क्यों नहीं लेना चाह रहा है? आज वो समय आ गया है कि कोई ऐसे न्यूट्रल संगठन को बनाया जाए जिसमें न्याय हो, जिसमें वास्तविकता के आधार पर चीजें एक्शन में आए। लेकिन नहीं, सबको अपने लाभ, सबको अपने हितों की चिंता होती है। सारे बड़े देश इस प्रकार के हालात में अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने व्यापारिक रोटियां सेकते हैं। कैसे व्यापारिक रोटियां सेकते हैं? जब ईरान जैसे देशों में हमला करके वहां के राष्ट्राध्यक्षों को समाप्त कर दिया जाता है तो छोटे छोटे देशों में दहशत उत्पन्न हो जाती है। फिर वे छोटे छोटे देश अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो लड़ रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम चीज़ों से, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों से वो हट करके अपने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लग जाते हैं। और ये दुनिया के चौधरी उनको अपने सस्ते महंगे डिफेंस उपकरण बेचते हैं, लाभ कमाते हैं और ताकतवर से और ताकतवर बनते हैं। छोटे छोटे देशों को उनके छोटे छोटे हितों में उलझा के रखते हैं, उनको लड़ा के रखते हैं और अपना व्यापार चमकाते हैं। यही वजह है कि जब ईरान में हमला होता है तो बाकी के शक्तिशाली ताकतवर देश केवल एक स्टेटमेंट दे करके खामोश हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ईरान तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, खाड़ी के देश, गल्फ के राष्ट्र, और ये सारे देश उसके साथ क्यों नहीं है? तो कोई दूध का धुला राष्ट्र ईरान भी नहीं है। तो मेरी बहुत ज़्यादा सिंपैथी ईरान को लेकर के नहीं है। इंडिया का दोस्त रहा है, व्यापारिक दोस्त रहा है, लेकिन जब भी चुनने की बारी आई है तो उसने इंडिया को नहीं चुना है। खैर, खामनेई साहब की भी बात कर लें, जिनको शहादत के साथ, नम आंसुओं के साथ विदा किया जा रहा है। उनके साथ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने देश की जनता के साथ बहुत ज़्यादा कोई न्याय नहीं किया है। प्रोटेस्ट करते हुए लोगों में धुआंधार गोलियां बरसाई हैं और छोटे बच्चे भी उसके शिकार हुए हैं। तो अन्याय खामनेई ने भी बहुत कम नहीं किया हुआ था कि जो लोग रुदाली स्वर में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए देखे जा रहे हैं केवल इसलिए कि वो आपके धर्म का है, हमारे धर्म का हो, आपके धर्म का हो, किसी के धर्म का हो, अगर कोई विधर्म में है, अगर कोई अनैतिक है, अगर कोई अत्याचारी है, तो उसके लिए सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए सिंपैथी है। अब ईरान में दो किस्म के लोग हैं। आप जरा सोचिए कैसे होंगे दो किस्म के लोग। एक वे जो खामनेई को नम आंसुओं से विदा कर रहे हैं, उनको शहीद बता रहे हैं। एक वे जो खुशियां मना रहे हैं। खुशियां क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वे उनके हिटलर शाही, उनके तानाशाही से परेशान थे। यानी वहां डेमोक्रेसी तो है ही नहीं।
8 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव पूर्व राष्ट्राध्यक्ष की जो टीम होती है वही अन्य लोगों की नियुक्ति करती है। बहुत संभावना होती है कि उन्हीं के परिचित, उन्हीं के रेफरेंस वाले लोग आगे सत्ता में जाते हैं। 85-86 साल के थे खामनेई, तो इस उम्र में वो चाहते तो दूसरे मुल्क में भी छुप सकते थे, भाग सकते थे, और इतना उनको समय दिया गया। लेकिन उनको तो एक वातावरण तैयार करना था, शहादत का वातावरण तैयार करना था, उसमें वो सफल हुए। और जहाँ तक देखा जा रहा है, जिस प्रकार के परिदृश्य हैं, उसमें खामनेई को अमर होते हुए देखा जा रहा है। शहादत के रूप में वो अमर हो गए। मुझे खामनेई से सिंपैथी नहीं है, मुझे ईरान से सिंपैथी नहीं है, मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई सिंपैथी नहीं, लेकिन दुनिया में जो स्थिति चल रही है उस स्थिति को लेकर के मैं चिंतित हूँ। चिंतित क्यों हूँ? आज ईरान के साथ उसने हमला किया है। अभी थोड़े ही दिन पहले उसने एक और देश वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले गए हैं, वहाँ पे उनका ट्रायल चल रहा है। एक द्वीप को लेने के लिए वो लगातार परेशान है भाई साहब। और दुनिया में जो भी देश उनकी बात नहीं मानता, उनके डॉलर की नीति को नहीं मानता, उनके व्यापारिक नीति को नहीं मानता, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र करते हैं, वहाँ तख्ता पलट कर देते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, अफगानिस्तान को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया, सीरिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया, इराक को उन्होंने समाप्त कर दिया। यानी कि इस पूरे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए वो हर कुछ करते हैं जो वो चाहते हैं। ना वहाँ पर नीति काम में आती, ना वहाँ पर मानवाधिकार काम में आता, कुछ भी काम में नहीं आता है। केवल जब भारत जैसे जो देश हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए जब कोई एक्शन लेते हैं तो वो सारे नियम, कानून, अधिकार उनको थोपे जाते हैं, सेंसस लगाने की बात की जाती है और हम सब सरेंडर हो जाते हैं, उनके कदमों में जाकर के गिर जाते हैं। हाँ, कदमों में गिर जाते हैं, भले ही हमने कुछ अपने निर्णय लिए हों, ऐसा है, वैसा है, तैसा है, लेकिन स्पष्टता के साथ। और ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान सरकारें हैं। जिस दिन से हम स्वतंत्र हुए हैं से लेकर आज तक हम बहुत ज़्यादा अपने मन का काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी डीलें कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं। आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हम कब अपने पैरों पर खड़े होंगे? जब हम अपने अंदर के गृह युद्ध को समाप्त करेंगे। गृह युद्ध कब समाप्त होगा? जब जाति, धर्म, इन तमाम चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, स्किल वाले प्रोडक्ट निर्मित करेंगे, तब जाकर के हम लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन हमें तो यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, हमें तो यहाँ केवल जाति भेद, धर्म भेद में लड़ाकर किसी तरह सत्ता हासिल करनी है। तो हम आज भी ऐसे धूर्तों के पैरों तले पड़े रहते हैं और ये सत्य है, इस सत्य से नकारा नहीं जा सकता है। ईरान में जो हुआ हमला है उसकी हम घनघोर निंदा करते हैं और ये सभी राष्ट्रों को सतर्क हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश किसी के नहीं होते हैं। ये केवल अपने हित के होते हैं, अपने व्यापार के होते हैं, वो अपने कंट्री को फर्स्ट में रखते हैं। दुनिया जाए भाड़ में, वो तेल के लिए, एनर्जी के लिए, वेपन्स के लिए वो सब कुछ करेंगे जो उनको लाभ दिलाएगा। और अभी तुरंत तख्ता पलट करने के बाद उसको भी, ईरान को भी अपने कब्जे में ले लेंगे, अपना कोई एक टैटू बैठा देंगे वहाँ पर और उसके आधार पर वहाँ पर वो लोग शासन करेंगे। तो यहाँ जो घड़ियाली आंसू रो रहे हो, अपने देश के लिए रोते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, और यहाँ पर जो छाती पीट रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है, तो उस गलत का व्याख्यान करते हैं और अपने देश में सही और गलत का फैसला ठीक तरीके से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एजेंसीज़ हो, उनका ठीक तरीके से अगर यहाँ पालन करवा लिया जाता और सारे करप्शंस को समाप्त कर दिया जाता, तो आज हम भी देश और दुनिया में अपनी शर्तों के हिसाब से काम कर रहे होते। तो कुल मिलाकर के जो जियोपॉलिटिक्स का वातावरण है बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा है कि आप अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो कि आप अपनी आवाज़ें बुलंद करो। तो आपको गुटनिरपेक्षता आपका स्वभाव नहीं, आपकी मजबूरी है। आपको गुटनिरपेक्ष इसलिए रहना पड़ता है कि आप अपनी ताकत को भी उतना बढ़ा ही नहीं पाए हो कि आप अपना एक स्टैंड ले पाओ। तो ये आपकी महानता नहीं है कि भारत बहुत ज़्यादा गुटनिरपेक्ष है, ये आपकी मजबूरी है और ये प्रदर्शित करती है कि अभी आप उन तमाम एलीट में शामिल नहीं हो जहाँ आप प्रभाव डाल सकते हो या फिर आपकी बातों का महत्व हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमें शांत रहने में ही हमारी भलाई है, हमारा स्टैंड यही रहेगा, तभी हम बचे रहेंगे। और कोई भी देश आता है, धमका के चला जाता है और हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। विश्व की स्थिति भी ऐसी है, रसिया हो, चाइना हो, सबकी अपनी अपनी डफली है, अपने अपने पटाखे हैं।
अभी उसको भी, चाइना को भी एक लैंड लेनी थी, उस पर भी वो आक्रमण करने वाला है। उनका जो ताइवान करके एक देश है उस पर वो हमला करने वाला है, क्योंकि ताइवान में भी तो इसलिए वो अपने सब जुगाड़ में है। उधर रसिया ने यूक्रेन पे युद्ध छेड़ ही रखा है। तो आप तो तब बोल पाओगे ना जब आप खुद दूध के धुले हो। जब आप ही खुद दूध के धुले नहीं हो, आप साम्राज्यवादी नीतियों में इधर उधर मुंह मारते हुए देखे जाते हो, तो आप किस बिहाफ पर अमेरिका को या इजराइल को बोलोगे? हाँ, ये छाती पीटने वाले देश के अंदर जो लोग हैं, ये लोग जब बांग्लादेश में अत्याचार होता है तब इनकी छाती नहीं फटती है, केवल फ़िलिस्तीन के लिए फटती है, गाजा के लिए फटती है, और ईरान जैसे देशों में जो हमला होता है तब फटती है। भाई अगर आपके अंदर इंसानियत है, डिग्निटी है, ह्यूमैनिटी है, तो आप उसको बैलेंस करके दिखाइए ना। देखो, हम तो सारे अन्याय के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? आपके सीने में सांप क्यों लौटने लगते हैं? आप इतने कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ से स्पष्टता से समझ में आ जाता है। फिर और बात करते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की।